नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। रात के 9 बजने वाले हैं और शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो चर्चा में है। आज एक वीडियो तेलंगाना के शंकरपल्ली से आया है, जिसमें रेलवे ट्रैक पर एक गाड़ी सरपट दौड़ रही है। रेल की पटरी पर कार दौड़ती देखकर रेलवे के कर्मचारी हैरान रह गए। रुकने को कहा गया लेकिन कार नहीं रुकी, जिसके बाद बेंगलुरु हैदराबाद रूट पर रेलगाड़ियों को रोका गया। बाद में इस कार को और इसे चला रही महिला को कब्जे में ले लिया गया। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि इस महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अगली तस्वीर बेंगलुरु से है, जहां पर एक चौंकाने वाली घटना आज सामने आई है। शहर के अली अक्सर रोड पर एक युवक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ से लटक गया। कहा जा रहा है कि युवक नशे में था और ऊपर चढ़ने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि नीचे कैसे उतरे। वो 50 फीट की ऊंचाई पर एक टहनी से देर तक लटका रहा। आखिर में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नीचे मोटा गद्दा बिछाया। पेड़ से नीचे गिरा व्यक्ति बच तो गया, लेकिन इस वक्त अस्पताल में। अगली तस्वीर पटना से आई है, जहां पर सड़क पर ड्यूटी में लगी महिला सिपाही को कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है वो अपने काम में पूरी कहानी कह रहा है। घटना पटना के चीत कोहरा पुल के पास की है। महिला और पुरुष कांस्टेबल वाहन चेक कर रहे थे। एक वाहन को रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन उसे रोकने की बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाती है। महिला कांस्टेबल हालात को भांपते हुए थोड़ा पीछे हट जाती है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। महिला कांस्टेबल बच जाती है। पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि गाड़ी का नंबर भी फर्जी था। फिलहाल गाड़ी के मालिक का पता करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून रोड पर आज एक कार कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी तरीके से जल गई। अच्छी बात है कि इसमें बैठे सभी 5 लोग समय रहते निकल गए और सुरक्षित बच गए। सुबह 10 बजे इस गाड़ी में एक ही परिवार के 5 लोग मसूरी की तरफ जा रहे थे। चश्मदीदों ने बताया कि कार से अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद चालक ने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी, सभी को बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद कुछ ही सेकंड में आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। अगली तस्वीर कर्नाटक के कोलार से आई है, जो सावधान करने वाली है। इस वीडियो में जो दिख रहा है कि एक महिला अपनी स्कूटी को पार्क कर रही होती है, तभी पीछे से 2 बदमाश आते हैं और उनमें से एक उसकी चेन छीनने की कोशिश करता है। इस दौरान महिला नीचे गिर जाती है और बदमाश चेन को छीनकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना में एक बात बहुत खास है जो आपको भी जानना चाहिए। महिला ने जो चेन पहनी थी वो असली नहीं थी, यानी चेन असली हो या नकली, इसे पहन कर निकलना खतरनाक हो सकता है। पटना के जनार्दन घाट पर अमेरिकी पति पत्नी की अस्थियां गंगा में विसर्जित आज की गई। आज की ये तस्वीर दिन भर चर्चा में रही है। दरअसल अमेरिकी प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी रोज मैरी हाउजर की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो और अस्थियां गंगा में बहाई जाएं। वॉल्टर हाउजर 1957 में पहली बार भारत आए थे। उन्होंने स्वामी सहजानंद और किसानों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर शोध किया था। अस्थियां विसर्जित करने आए उनके बेटे माइकल हाउजर ने जो बात कही वो आज चर्चा में है। हाउजर ने कहा कि मेरे पिता पक्का बिहारी थे। The story behind this, well, my father loved India more than anything else. He was a Pakka Bihari. और भारतीय तीर्थ यात्रियों का दल इन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर है। मौके पर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने पहले जत्थे के कुछ यात्रियों की तस्वीरें भेजी हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि मानसरोवर झील के पास पहुंचे भारतीय लोग बेहद खुश हैं। इसी दौरान एनडीटीवी संवाददाता उमाशंकर सिंह की मुलाकात एक बुजुर्ग तीर्थ यात्री से हुई। खास बात यह कि बुजुर्ग महिला ने मौन व्रत रखा हुआ था। आप भी सुनिए, बिना कोई जवाब दिए मौन रहकर भी उन्होंने सारी अनुभूति सामने रख दी। मानसरोवर झील पहुंचे बहुत से हिंदू तीर्थयात्रियों से हमने बात की, लेकिन एक ऐसी भी तीर्थयात्री हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे यहाँ पे पहुंची हैं। मौन व्रत इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन अपने हाव भाव के जरिए ये बताती हैं कि कितनी भाव विभोर हैं यहाँ आकर और कैलाश पर्वत के दर्शन करके जो मानसरोवर झील है उसके पवित्र पानी को टच करके अभी भी पवित्र पानी जो है वो इनके शरीर पर है। और अब आज की एक और मजबूत तस्वीर जिसकी चारों ओर आज चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया था। राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने वो पन्ना पड़ा हुआ था जिस पर बैठक के बाद तैयार किया गया था कि संयुक्त बयान दर्ज था।
रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा, लेकिन उस पर साइन करने के बदले कलम को टेबल पर रख दिया। तो भारत की इस ताकतवर तस्वीर के बाद आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से देखने और समझने की। सबसे पहले बात करेंगे, आपको विदेश लिए चलता हूं, अमेरिका की धरती पर। अमेरिका में एक चुनाव हो रहा है। चुनाव बहुत छोटा सा है, पर इस चुनावों में भी भारत और पाकिस्तान का मुद्दा छा गया है। जहां अमेरिकी चुनाव में भारत पाकिस्तान का मुद्दा क्या है? दरअसल न्यूयॉर्क में मेयर यानी महापौर का चुनाव हो रहा है और वहां एक ऐसा उम्मीदवार है जो फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं। और अब इससे आप उसका दीवाना मत हो जाइएगा। वो शख्स जोरान ममदानी आखिर हैं कौन और भारत से उनका क्या वास्ता है? क्यों जोरान आज वायरल आइटम है? क्यों जोरान पर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है? क्यों जोरान से ट्रंप भी परेशान है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इससे पूरा मामला समझने में आपके लिए आसानी होगी कि आखिरकार अगर आप पहली बार इलेक्शन क्यों चर्चा में। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। तो सुना आपने अभी अभी, ये जोरान ममदानी है। बहुत ही फिल्मी अंदाज में अपना कैंपेन चला रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क के मेयर यानी महापौर का चुनाव चल रहा है। ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन को जीत लिया, यानी न्यूयॉर्क शहर के पहले दक्षिण एशियाई मेयर बनने की तरफ वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ममदानी पर भारत में भी खासा बवंडर मचा हुआ है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत और जानी मानी जो कि एक्ट्रेस भी हैं, और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों ने ममदानी पर सवाल उठा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि ममदानी का ये चुनाव भारत में क्यों पॉलिटिकल भूकंप लेकर आ रहा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर जबरदस्त जुबानी तीर चलाए हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कंगना रनौत ने क्या कहा है। कंगना रनौत ने भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के बारे में पोस्ट किया कि उनकी मां मीरा नायर हैं, जो बेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक हैं, पद्मश्री हैं, एक प्यारी और प्रतिष्ठित बेटी हैं, जो महान भारत में पैदा हुई, पली बढ़ी और अब न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक महमूद ममदानी से शादी की और जाहिर तौर पर बेटे का नाम जोहरान है। वो भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। कंगना ने पोस्ट में लिखा कि ममदानी की हिंदू पहचान या वंशावली के साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब वो हिंदुत्व को मिटाने के लिए तैयार हैं। उनके माता पिता को बधाई। दिलचस्प ये है कि ममदानी के मामले में बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पोस्ट में कहा कि जब जोहरान ममदानी अपना मुंह खोलते हैं तो पाकिस्तान की पीआर टीम की छुट्टी हो जाती है। भारत को ऐसे सहयोगियों के रहते दुश्मनों की जरूरत नहीं है जो न्यूयॉर्क से काल्पनिक बातें करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ममदानी भारत में पैदा हुए युगांडा के लेखक महमूद ममदानी और भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। जोहरान का जन्म कंपाला में हुआ था और बाद में वो न्यूयॉर्क चले गए थे। दरअसल जोहरान ममदानी पर भारत और हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगता रहा है। कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि ममदानी ने एक बार टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ का नेतृत्व किया और उन्होंने हिंदुओं और हिंदुओं के आराध्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ममदानी पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ममदानी की जीत पर तंज कसते हुए उन्हें 100% कम्युनिस्ट पागल बोल दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि आखिरकार हो ही गया, डेमोक्रेट्स ने सीमा पार कर ली है। 100% कम्युनिस्ट पागल जोहरान ममदानी ने अभी अभी प्राइमरी जीता है और मेयर बनने की राह पर है। हमारे पास पहले भी कट्टरपंथी वामपंथी थे, लेकिन ये थोड़ा हास्यास्पद होता जा रहा है। ममदानी मेयर की रेस जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे।
ममदानी खुलकर फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए बोलते हैं और उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का भी आरोप लगाया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जोरान ममदानी अपने आप को मुसलमान दिखाने में संकोच नहीं करते हैं। वो गाजा में जो कुछ चल रहा है उसमें वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इजराइल की आलोचना करते हैं। ऐसे तमाम मुल्कों की तमाम नेताओं की आलोचना करते हैं जो राइट विंग के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी मूलतः इसी फिलॉसफी को, इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। भारतीय मूल के मुस्लिम नेता जोरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने के करीब पहुंच रहे हैं। अभी चुनाव जीते नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव होना बाकी है। इसी के साथ अमेरिका में उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं भी तेज हुई हैं और जो आरोप भारत के नेताओं ने लगाए हैं वही आशंका अमेरिका के लोग भी अब जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि ममदानी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एडिट की हुई तस्वीर साझा कर दी है, जिसमें उस मूर्ति को काले बुर्के वाली तस्वीर के साथ दिखाया गया है। यानी वो ये कहते हैं कि ममदानी जीते तो लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको काले बुर्के से ढक दिया जाएगा। ममदानी की छवि को कट्टर बताने की लगातार कोशिश की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ममदानी जैसे नेता अमेरिका की मूल पहचान के लिए खतरा बन गए हैं। रिपब्लिकन नेता मार्जरी टेलर ग्रीन ने सबसे पहले बुर्के वाली स्टैच्यू की तस्वीर को शेयर किया, जिसके बाद इसे रीपोस्ट करने वालों की बाढ़ सी आ गई है और ये बहस इस वक्त न्यूयॉर्क में हर गली चौराहे पे चल रही है कि ममदानी अगर जीते तो क्या अमेरिका में रहने वाली महिलाएं हैं उनको बुर्के में रहना होगा, क्योंकि वो गाजा की बात करते हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम के अधिकारों की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस खबर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं यूपी में जाति वाली राजनीति की। अपने देश में भी अगर वहां धर्म पर राजनीति हो रही है अमेरिका में, तो अपने देश में जाति वाली सियासत छाई हुई है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर शपथ संविधान की लेते हैं और बात यह करते हैं कि पूजा पाठ तो ब्राह्मणों का ही हक है, तो मंत्री जी को जाति पसंद है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे यूपी में एक कथावाचक से जुड़े विवाद ने ब्राह्मण बनाम यादव का रूप इन दिनों ले लिया है और दिन पर दिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ यादव और ब्राह्मण आमने सामने हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर पीडीए कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश यादव को दिख रहा है कि पंचायत चुनावों में इस मुद्दे को उछालकर वो अपनी पार्टी के कुछ पौबारा कर सकते हैं। क्या कर पाएंगे, ये इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा में बवाल बढ़ गया। यादव समाज व अहीर रेजिमेंट के युवाओं ने जमकर हंगामा किया। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। बवाल बढ़ा तो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने भी यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। दरअसल ये विरोध और हंगामा उसी कथावाचक से जुड़ा है जिसको लेकर यूपी में जातिवाद की सियासत गर्म है। प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि यादव कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई। इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत सिंह यादव के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छिपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इस बीच कथावाचक को लेकर यूपी में सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी के खिलाफ पीडीए वाला कार्ड खेल रहे हैं। ये समाज में एकजुटता नहीं स्वीकार कर सकते, समाज में हार्मोनी हो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बनकर के आती है।
उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग निगेटिव है। पूरा मामला इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून का है। कानपुर के मुकुटमणि सिंह कथावाचन के लिए गए थे। आरोप है कि ब्राह्मणों ने उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वे यादव बिरादरी से हैं, तो कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद उनकी चोटी काट दी और सर मुंडवा दिया। एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। उनके सहायक के साथ भी मारपीट की गई। उनका भी सर मुंडवा दिया और हारमोनियम तोड़ दिया। मुकुटमणि के साथ साथ उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ भी मारपीट की गई। और ये विवाद यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो योगी सरकार के एक मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं और एनडीए के साथी हैं, ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने जिस बयान पर कहा वो इसने और मामले को राजनीतिक तौर पर गरमा दिया है। उन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर ने, कि यादवों का काम तो भैंस पालना होता है और ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना है। अगर एक दूसरे के काम में दखलंदाजी करेंगे तो बवाल तो बढ़ेगा ही। सुनते हैं राजभर के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है एनडीटीवी के द्वारा, उसका एक अंश। तो सबको काम मिला है। ब्राह्मण को काम मिला पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का, छत्री को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दोहने का उनको कारोबार है, मौर्या जी को मुरई भंटा साग पैदा करने का है, विश्वकर्मा जी को हंसुआ खुरपी खुदार फरसा बनाने का है। इस तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिला है। अब कोई दूसरी जाति के अगर काम लेने की कोशिश करेगी तो भाई तो बवाल तो होगा ही ना। और क्योंकि मामला ब्राह्मण बनाम यादवों की लड़ाई का हो गया है तो इसमें अब साधु संत भी कूद पड़े हैं। जितेंद्र सरस्वती जी ने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। इटावा के ब्यावर में जो कथावाचकों के संदर्भ में घटना घटी है, अगर जाति पूछ करके उन्हें मारा पीटा गया है तो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्यवाही करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं तो वहां पर जाति के नाम पर दंगल चल रहा है, ब्राह्मण बनाम यादव का। तो बिहार में तो विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर अब चुनावी अखाड़े सजने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से सीटों पर सौदेबाजी में लग गई है। उसने दबाव 90 सीटों के लिए बनाना शुरू कर दिया है। पिछली बार वो 70 पर लड़ी थी और 17 ही जीत पाई थी। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव इतनी सीटें कांग्रेस को देंगे क्या, जिसका स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत खराब रहा था। खबर यह भी है कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर पूरे दम से लड़ना चाहती है, लेकिन अपनी पसंद की सीटें वो चाहती है। आज ये स्वागत है, बधाई। ये मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। पता नहीं लालू यादव के घर जब मटन बनाने के लिए राहुल गांधी गए थे तो उनसे कुछ सीखा था या नहीं, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति में लालू यादव को राहुल ने ये जरूर सिखा दिया कि कांग्रेस कमजोर है तो क्या, सीटों पर सौदेबाजी में कमजोर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थीं, लेकिन इससे कांग्रेस की ज्यादा सीटों पर लड़ने की ख्वाहिश अब की बार भी कमजोर नहीं पड़ी। एनडीटीवी को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार विधानसभा में 243 में से 90 सीटों को चिन्हित किया है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी में 50 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार जीती गई 19 सीटों के अलावा वो सीटें हैं जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इनमें वाल्मीकि नगर, गोविंदगंज, कस्बा, पूर्णिया, विक्रम जैसी सीटें प्रमुख हैं। बी श्रेणी में वो 18 सीटें हैं जहां पिछली बार कांग्रेस लड़ी नहीं, लेकिन उसे इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इनमें मटिहानी, परबत्ता, सहरसा, औराई, कुढ़नी, बिस्फी, मोहनिया जैसी सीटें शामिल हैं। वहीं सी श्रेणी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। इनमें बांकीपुर, नालंदा, हरनौत, बिहारीगंज, पटना साहिब जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 4 और सीटों पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। पिछली बार कांग्रेस की स्ट्राइक रेट काफी खराब थी, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसने दलितों को जोड़ा है। इससे कांग्रेस का प्रदर्शन अब की बार सुधरेगा, लेकिन इससे महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का काम आसान होता नहीं दिख रहा है। इसके बारे में
देखिए, सीटों की स्क्रीनिंग तो पार्टी में हो रही है, हुई भी है। इंडिया गठबंधन एकदम इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन में कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट किन साथी के कोटे में जाएगा, इस पर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बात कर रहे हैं। आने वाले समय में इस बात को आप सबों के सामने में रखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ रहे हैं और कौन कौन सा सीट होगा। तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन में एनडीए से लड़ने से पहले आपस में भी कम लड़ाई नहीं है। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, जिसके बारे में खबर है कि वो इस बार 155 से 165 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं कांग्रेस भी 90 सीटों पर माथापच्ची भले कर रही हो, लेकिन वो 50 से 60 सीटों पर लड़ना चाहती है, वो भी उन सीटों पर जो उनके लिए मुफीद हों। इनके अलावा लेफ्ट पार्टियों ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनकी भी ज्यादा सीटें लड़ने की इच्छा होगी। जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी करीब 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। साफ है कि सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो टकरा सकती हैं, लेकिन आरजेडी का तर्क है कि जिसका उम्मीदवार मजबूत होगा वो चुनाव लड़ेगा। वहीं एनडीए इस पर चुटकी ले रही है। महागठबंधन में कौन दल कितने सीटों पर लड़ेगा ये सब मिल बैठ करके तय हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी 90 सीटों को चिन्हित कर रही है। 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है, तो सब पार्टी अपने अपने अनुसार चिन्हित करती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपत्ति क्या है। लेकिन जब सबको 243 सीटों पर मिलकर लड़ना है इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार को, तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से ये देख रही है कि कहां पर किस दल का उम्मीदवार मजबूत होगा। ये महागठबंधन जो है अभी बिहार में चल रहा है वो एक हाइना का झुंड है। वो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में आपस में ही वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस कभी 90 सीट आइडेंटिफाई करती है, 70 सीट का डिमांड करती है, वहीं मुकेश सहनी 60 से 65 सीट का डिमांड करते हैं। तो उनमें आपस में महत्वाकांक्षा आपसी उनकी टकरा रही है, क्योंकि ये महागठबंधन बिहार के विकास के लिए नहीं बना है, कुर्सी लोलुपता के लिए बना है, सत्ता लोलुपता के लिए बना है। इन सियासी उठापटक के बीच महागठबंधन के सामने चुनाव में वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती तो है ही, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कांग्रेस के नए प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के कांग्रेस को फिर से बिहार में पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन तमाम तैयारियों का, जिसके सहारे कांग्रेस न सिर्फ अच्छा वोट हासिल करने की, अच्छी सीट हासिल करने की जुगत में है, बल्कि महागठबंधन के अंदर भी सम्मानजनक सीटें पाना चाहती है, उसमें कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलेगी। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो अब बात कर लेते हैं यादव परिवार में क्या चल रहा है। तेजस्वी के लिए सिरदर्द सिर्फ कांग्रेस को मनाना नहीं है, बल्कि उनके बड़े भाई के रंग ढंग भी मुसीबत उनके लिए पैदा कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती से तेज प्रताप यादव ने दिल खोल कर बात की है। तेज प्रताप ने कहा कि वो दूसरे लालू यादव हैं। सुनिए इस खास बातचीत की कुछ खास बातें। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को खटकता है। सुन लीजिए बिहार की तमाम जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने लगा, कोई मायूस मत होइए। जो हमारे फैन फॉलोवर्स हैं, जो हमको तेजू भैया बोलते हैं, मायूस मत होइए। बहुत जल्द आपके बीच में हम आने जा रहे हैं। परिवार पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं, अपने परिवार पे, भाई पे, बहन पे, माता पे, पिता पे, मैं किसी पे नहीं जाना चाहता हूँ। और लोग जो हैं, जो टारगेट किए हुए रहते हैं लगातार हम ही को, और लोग जो हैं वो केवल इसलिए टारगेट करते हैं कि उस समझ जानते हैं कि दूसरा लालू यादव यही है। और आइए अब उस खबर की खबर लेते हैं जिसको सुनकर देखकर चीन आज हैरान होगा। जी हाँ, बात चीन की दगाबाजी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन दौरे पर, जहां पर शंघाई स्टेटमेंट पर, एससीओ के स्टेटमेंट पर दस्तखत करने के लिए एक कलम क्या उठाई और कलम उठाकर साइन किए बगैर रख दी, उससे चीन का पाखंड आज खंड खंड हो गया है। दरअसल एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की चर्चा तक नहीं थी। आपको बता दें, एससीओ के जो मेंबरान देश हैं उसमें पाकिस्तान भी है और भारत भी है।
उसके बाद जब पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र उस पर नहीं था, फिर क्या था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस दस्तावेज पर साइन ही नहीं किया। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए पाकिस्तान को नकाबपोश करने के लिए भारत ने कितनी बड़ी ये कूटनीतिक चाल चली है। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का घाव भारत के दिल में किस कदर गहरा लगा है, उसे आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस दृढ़ता से समझ सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने पन्ना पड़ा था जिस पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा था। रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे राउंड टेबल पर रख दी। हथेली चेहरे को छू रही थी और चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें पन्ने पर लिखे बयान पर पूरा ऐतराज है। उस राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के अलावा शंघाई सहयोग संगठन के अन्य 9 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं कि भारत का ऐतराज क्या है। शंघाई स्टेटमेंट पर दस्तखत न करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान, चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि ये संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता। भारत ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अभी संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का कोई जिक्र है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंक की घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। इस पर भारत में चीन के राजदूत शू फेईहांग ने अपनी संवेदना जताई थी, लेकिन उस संवेदना को जब दस्तावेजों में जगह देने की बात आई तो चीन पैंतरा बदलने लगा। जब देखा कि चाइना पहलगाम को इंक्लूड करने के लिए राजी नहीं है, तो हमने उस पर जो स्टेटमेंट थी उसमें ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और इस तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बाहर नहीं आई, क्योंकि जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर जिक्र कर रहे थे उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं था। इसका मतलब साफ साफ वो पाकिस्तान को तरजीह दे रहे थे और पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे थे, जो भारत को किसी भी हालत में मंजूर नहीं होता। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को उसके आतंकी चरित्र के बावजूद हर तरह की मदद की। पाकिस्तान की सेना चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करती है, साथ ही दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करती हैं। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार, युद्धपोत, विमान और मिसाइल जैसे सैन्य उपकरणों को बनाने में भी मदद करता है। 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। उसी तरह चीन पर यह भी आरोप है कि वो ईरान से तेल खरीदने के बदले उसे परमाणु बम बनाने में मदद करता है, जबकि उत्तर कोरिया को न सिर्फ एटम बम बनाने में मदद करता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में उसकी ढाल भी बनता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दरअसल हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर चीन ने हिंदुस्तान की पीठ पर कई बार छुरा भोंका है। इसीलिए चीन की चालबाजियों से समझने की बहुत ज्यादा और सचेत रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब हम आपको चीन की 10 चालबाजियों के बारे में बताते हैं, जिनसे पता चलता है कि चीन आज भारत ही नहीं दुनिया के लिए खतरा नंबर 1 बना हुआ है। सबसे पहली बात, एससीओ के आतंकवाद विरोधी घोषणा पत्र से पहलगाम शब्द को गायब कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तीसरी अहम बात कि भारत के साथ सीमा पर युद्ध जैसी तैनाती हमेशा वो बनाए रखता है। चौथी अहम बात, हिंद महासागर में आक्रामक नौसैनिक उपस्थिति भारत के लिए व्यापार स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
पांचवी बात, युद्ध जैसे जोखिम भरे सैन्य अभ्यास आज चीन ताइवान के आसपास कर रहा है, जिससे तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। छठी बात, ब्रिटेन और यूरोप में चीनी जासूसी प्रयासों में बड़ी वृद्धि हुई है। सातवीं बड़ी बात, उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम की रक्षा चीन करता है, साथ ही उसे समर्थन भी देता रहता है और फंडिंग भी करता रहता है। जैव आतंक में चीनी नागरिक अमेरिका में फंगल रोगजनक की तस्करी करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। और नौवीं बात, बेहद जोखिम वाले वायरल शोध जारी रहने से अगली बड़ी महामारी की आशंका भी चीन की तरफ से बढ़ी हुई है। और 10वीं बड़ी बात, CIA और FIB ने पुष्टि की कि कोविड-19 का स्रोत वुहान लैब है, जिसके कारण दुनिया में लाखों लोगों की जान कोविड की बीमारी की वजह से अब से 3-4 साल पहले चली गई थी। तो चीन लगातार ऐसी तमाम हरकतें करता रहा है, जिससे भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं, और ये खबर एक और ऐसे ही गद्दारी की ओर इशारा करती है कि भारत को अपने देश में जो गद्दार हैं उनसे किस हद तक सचेत रहने की आवश्यकता है। एक तरफ तो भारत का गौरव अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रहा है, जहां हमारे वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरकर इतिहास रचा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गद्दार वतन की मिट्टी को दागदार करने में लगे हैं। दिल्ली के नौसेना भवन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक UDC यानी क्लर्क कर्मचारी विशाल यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और What a ride it was. Frankly, when I was sitting in the... इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है देश के गौरव, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत को ले जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और दूसरी तरफ है विशाल यादव, जो भारत के खुफिया दस्तावेजों को पाकिस्तानी महिला हैंडलर को सौंप रहा था। राजधानी दिल्ली के नौसेना भवन में तैनात अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव, जो देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने की कसम खा चुका था, वही देश के साथ गद्दारी का आरोपी है। राजस्थान पुलिस की CID इंटेलिजेंस ने उसे 25 जून को गिरफ्तार किया। आरोप है कि विशाल एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया के जरिए नौसेना और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े गोपनीय दस्तावेज दुश्मन को भेज रहा था। लीड मिली थी और विशाल को सर्विलांस पे काफी लंबे समय से लिया हुआ था। अब सर्विलांस पे लिया हुआ था तो कुछ सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान को के हैंडलर्स को प्रेषित करना उसमें पाया गया। सेक्शन 8 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नोटिस विशाल को दिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की। उसके मोबाइल की जब हमने चेक किया तो उसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं वो पाए गए, जिसके भी आप उसे अरेस्ट किया गया। विशाल की गद्दारी की जड़ थी उसकी ऑनलाइन गेमिंग की लत, जिसके चलते वो कर्ज में डूब गया था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे पैसे का लालच दिया। खुफिया जानकारी के बदले विशाल को लाखों रुपए मिले थे। कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले। विशाल फेसबुक पर एक प्रिया शर्मा नाम के अकाउंट से जुड़ता है। उनकी आपस में चैट होती है। प्रिया विशाल को पैसों का लालच देकर खुफिया जानकारी निकलवा लेती है, जिसके बदले विशाल के पास क्रिप्टो अकाउंट से पैसा आता है, जिसे पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था। उसके मोबाइल से मिले सबूतों ने खुलासा किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गोपनीय जानकारी लीक की थी। जयपुर सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान जब हमारे संवाददाता दीपक ने विशाल से सवाल करने की कोशिश की,
तो उसने एनडीटीवी की माइक आईडी देखकर अपना चेहरा छिपा लिया। बिल्कुल अभी शर्मा रहे, अपना मुंह जो है वो छिपा रहे हैं। विशाल यादव जो कि जासूस है उसको कोर्ट में पेश किया है और उसको 4 दिन का जो रिमांड है वो यहाँ पर लिया गया, यानी कि 30 तारीख तक जो है उसको रिमांड पर रखा जाएगा। विशाल यादव जो कि दिल्ली में नौसेना के पद पर नौसेना में दिल्ली में नौसेना भवन है उसमें यूडीसी के पद पर कार्यरत था और वहाँ से लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक महिला हैंडलर से संपर्क में था और उसके माध्यम से ये जो भारतीय सेना की गोपनीय सूचना है वो जो है भेज रहा था। विशाल से बात करेंगे। विशाल क्या कहोगे? कहना चाहोगे क्या? क्यों देश से आप क्यों देश से तो बिल्कुल अभी शर्मा रहे, अपना मुंह जो है वो छिपा रहे हैं और देश इस तरह से गद्दार जो है वो देश में छिपे हुए हैं, जो देश से गद्दारी करते हैं, खाते हैं यहाँ के लेकिन देश की गद्दारी करते हैं। और भारतीय सेना की जो सूचना है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पहुंचा रहा था। बहरहाल इसको 30 तारीख तक रिमांड पर लिया, इससे पूछताछ की जाएगी। एक तरफ शुभांशु जैसे सपूत अंतरिक्ष में तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विशाल जैसे गद्दार देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उसकी गोपनीय जानकारी लीक करने की साजिश रची गई, लेकिन राजस्थान पुलिस की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। विशाल यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी साजिश हमारे वतन को कमजोर नहीं कर सकती। विशाल क्या कहोगे? कहना चाहोगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप ध्यान से देखें तो बीते करीब 1-1.5 महीने के दौरान पहले भी कई ऐसे गद्दारी के मामले सामने आ चुके हैं जो दुश्मन मुल्कों के लिए जासूसी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई लोगों को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए गद्दारी करने या पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। इन आरोपों में ज्योति मल्होत्रा को याद रखिएगा, जो कि यूट्यूबर है और उसको हिसार से गिरफ्तार किया गया था। ज्योति के ऊपर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। मोहम्मद तारीफ को नूह से गिरफ्तार किया गया, इसके ऊपर सैन्य गतिविधियों की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप लगा है। इसी तरीके से अरमान को भी नूह से गिरफ्तार किया गया, सेना और सैन्य गतिविधि की जानकारी पाकिस्तान को साझा करने का इस पर भी आरोप है। मेवात से कासिम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उसके ऊपर भी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। कैथल से देवेंद्र सिंह नाम के एक युवक को पकड़ा गया था जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। गजाला और यमीन मोहम्मद पंजाब से पकड़े गए थे। इनके ऊपर पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में रहने का और वीजा और पैसों के लेन देन का आरोप लगा था। नुमान इलाही को पानीपत से पकड़ा गया था। नुमान पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी किया करता था। तो लगातार कई मामले जासूसी करने के सामने आए हैं और इस बार सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में तमाम लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं। और आज आगे बढ़ते हैं। पूरे देश भारत के लिए गौरव का पल है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट गुरुवार शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। 28 घंटे के सफर के बाद वो ISS पहुंचे हैं। करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट ISS के अंदर दाखिल हुए। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। आज से 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी। इससे पहले दिन में क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, स्पेस से सबको नमस्कार। यहाँ एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट ISS के लिए रवाना हुए थे। 28 घंटे के सफर के बाद ISS के साथ इनकी डॉकिंग हुई। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ये मिशन आपको बता दूं, तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार पहले टाला गया था। और अब हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा आपको बताते हैं कि कैसे बना ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और क्या इसकी महत्ता है।
शुक्रिया सुमित। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब अगले 14 दिन शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग करने जा रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका जो निर्माण है, ये भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। 25 जनवरी 1984 का दिन इस सिलसिले में काफी अहम था और उसी दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को निर्देश दिया था कि वो अंतरिक्ष अनुसंधान को नई तेजी देने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करें। नासा को 10 साल में यह काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस काम के लिए अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाथ मिलाया। 20 नवंबर 1998 को आईएसएस का पहला सेगमेंट लॉन्च हुआ। यह जारिया कंट्रोल मॉड्यूल था, जिसे कजाकिस्तान में रूस के बाइकोनोर लॉन्च सेंटर से भेजा गया। इसमें फ्यूल, बैटरी, पावर जैसी जरूरी चीजें थी। इसे आगे भेजे जाने वाले मॉड्यूल्स की डॉकिंग के लिए तैयार किया गया था, यानी इसमें दोनों तरफ आगे और पीछे पोर्ट्स थे, जिनसे बाद के स्पेसक्राफ्ट उसके साथ ठीक से जुड़ सकें। तो यह जारिया सबसे पहला मॉड्यूल था। इसके 2 हफ्ते बाद ही 4 दिसंबर 1998 को अमेरिका ने इस स्पेस स्टेशन के लिए अपना पहला मॉड्यूल भेजा, जिसका नाम था यूनिटी नोड 1। यह मॉड्यूल पहले से भेजे गए जारिया मॉड्यूल से जुड़ा। अंतरिक्ष में इसके बाद एक प्रयोगशाला बननी शुरू हुई इस पहली डॉकिंग के साथ। तो यह पहली प्रयोगशाला एक तरह से थी। इसके बाद रूस का ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल भेजा गया, जो दूसरी तरफ से 12 जुलाई 2000 को पहले भेजे गए मॉड्यूल जारिया से जुड़ गया। इसके बाद जो है 2 नवंबर सन 2000 को स्पेस स्टेशन में पहला क्रू भेजा गया, यानी पहले अंतरिक्ष यात्री भेजे गए जो यहां रहे, जिन्होंने यहां कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इनमें अमेरिका के बिल शेफर्ड और रूस के यूरी गिट्जेंको और सर्गेई क्रिकालेव थे, जिन्होंने 4 महीने अंतरिक्ष में बिताए और स्पेस स्टेशन को चालू करने से जुड़े तमाम कामों को अंजाम दिया। तब से आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर समय कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री रहा है, वो कभी खाली नहीं रहा। इसके बाद एक एक कर कई और मॉड्यूल्स, उपकरण भेजे जाते रहे, जो एडेप्टर का काम करते रहे, जिनसे नए मॉड्यूल्स की डॉकिंग के लिए पोर्ट बनाए जा सकें, जैसे Z1 ट्रस्ट सेगमेंट, जो एक प्रेशराइज्ड मेटिंग एडेप्टर था। इसके बाद नए नए सेगमेंट इससे जुड़े, जिनमें सोलर पैनल लगे थे स्पेस स्टेशन को ऊर्जा सप्लाई के लिए, क्योंकि बैटरी के भरोसे हमेशा नहीं रहा जा सकता और उसकी एक लिमिट होती है। 7 फरवरी 2001 को नासा ने एक और लैब मॉड्यूल डेस्टिनी को भेजा। इससे स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की जगह 41% बढ़ गई। तब से ये आईएसएस में अमेरिका की प्रमुख लेबोरेटरी बना हुआ है। 30 दिसंबर 2005 को अमेरिका ने स्पेस स्टेशन में अपने लैब मॉड्यूल को अपनी सबसे नई नेशनल लेबोरेटरी का दर्जा दे दिया। कई नए उपकरण जैसे स्पेस स्टेशन मैनिपुलेटर सिस्टम, क्वेस्ट एयरलॉक वगैरह इसके बाद भेजे जाते रहे और इसके साथ ही कई ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी भेजे गए जो स्टेशन के फ्रेमवर्क को मजबूत करते गए। नए सोलर पैनल, रेडिएटर वगैरह को जोड़ने की जगह इसके बाद बनती चली गई। 7 फरवरी 2008 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी नासा के साथ आ गई। उसने स्पेस स्टेशन में अपना पहला मॉड्यूल भेजा, जिसका नाम था कोलंबस। हर मॉड्यूल कामयाबी के साथ स्पेस स्टेशन के साथ डॉक होता गया, यानी जुड़ता गया, और स्पेस स्टेशन का आकार बढ़ता रहा। 11 मार्च 2008 को जापान भी साथ आ गया और स्पेस स्टेशन में जापान की पहली लैब जुड़ गई, जिसका नाम था कीबो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसके साथ ही स्पेस स्टेशन के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने का काम आगे बढ़ता रहा। कई नए सेगमेंट उससे जुड़ते रहे ताकि इसकी जो पावर है उसको और बेहतर किया जा सके, इसके बाहर जो काम करना है निकल करके वो काम भी हो सके। बाद के सालों में जब स्पेस स्टेशन में रहने की व्यवस्था बेहतर होती गई तो अंतरिक्ष यात्री लंबा समय इसमें गुजारने लगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ गए अंतरिक्ष यात्रियों को भी शामिल कर लिया जाए तो आज तक 26 देशों के 283 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन तक रहने का रिकॉर्ड रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम है, जो 1111 दिन वहां बिता चुके हैं। एक खास बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक रिटायर करने की तैयारी है। इसके बाद अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इनमें एक्सियोम स्पेस है, ब्लू ओरिजिन और वॉयेजर स्पेस प्रमुख हैं। इसके अलावा चीन अपना स्पेस स्टेशन बना चुका है अंतरिक्ष में और भारत भी इसकी तैयारी में है। और अब चलते हैं वापस बाकी खबरों के लिए अपने सहयोगी सुमित अवस्थी के पास।
शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। बड़ा आसान भाषा में आपने समझाया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोलो ने संविधान की प्रस्तावना में लिखे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर अब सवाल उठाया है। होशबोले का तर्क है कि जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों को नहीं जोड़ा था तो बाद में इन शब्दों को क्यों जोड़ा गया। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे।